नमस्कार मित्रों, आज से एक हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। राशियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अभी तक हमने भावों के बारे में पढ़ा, समझा, सीखा। एक एक भाव पर हमने बहुत गहन अध्ययन किया और मुझे लगता है कि भावों के बारे में अब किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा आपके दिमाग में। इसी तरह से हम थोड़ा राशियों को लेके चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है, एक कुंडली है, इसमें एक चार्ट है, इसमें राशियों के अंक। देखिए, पहले भी हमने एक दो एपिसोड तैयार किए थे इसके बारे में, स्टार्टिंग वाले, जिसमें हमने बताया था कि जब भी हम राशियों के बारे में सूचना प्राप्त करेंगे तो उसमें हमें केवल एक सिंबल मिलेंगे राशियों के, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना। इसी तरह से 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो इस तरह के हमें सिंबल दिखाई देंगे। कहीं पर भी हमें राशियों के नाम नहीं मिलेंगे और ये आपको याद करने पड़ेंगे राशियों के नाम। जैसे 1 नंबर का मतलब मेष राशि होती है, 2 नंबर का मतलब वृष राशि होती है, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि होती है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि होती है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि होती है। ठीक है ना। इसी तरह से 6 नंबर कन्या राशि होती है, 7 नंबर तुला राशि होती है, 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है, 9 नंबर धनु का है, 10 नंबर मकर का है, 11 नंबर कुंभ का है और 12 नंबर मीन का है ना। तो इस तरह से जब भी हम ये सिंबल देखेंगे अपनी किसी की भी कुंडली में, तो मान लीजिए 7 नंबर हमने देखा तो इट मीन्स कि ये तुला राशि है ना। तो इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, डाउट नहीं है। कभी भी ये परिवर्तनशील नहीं होते ये नाम। कहीं भी अगर आप देखेंगे तो उसको भाव के नंबर नहीं समझें, क्योंकि अभी तक जो हमने जितनी भी पढ़ाई करी, अभी तक जितना भी समझा, तो उसमें मेंशन किया हुआ था नंबर्स। वो बेसिकली आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए भाव के नंबर थे। जैसे ये पहला भाव है, ये 10वां भाव है, ये 9वां भाव है। तो मुझे लग रहा है अब आपको कंठस्थ हो चुके होंगे भावों के जो प्लेसमेंट है। तो भावों की प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं होती, ये कई बार बात हो चुकी है। राशियां चेंज होती रहती हैं। जैसे हमने अभी इन जनरल ये मेष राशि प्रथम भाव में या लग्न वाले पोर्शन में हमने रखी हुई है, तो ऐसा संभव है कि ये किसी भी भाव में आ जाए, है ना। तो इसके लिए भी हमने पहले आपको बता दिया था, इसके बारे में बहुत विस्तृत बात हुई थी हमारी कि ऐसा क्यों होता है ना। क्योंकि राशियों का एक विषय चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं और फिर से एक बार आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो 12 राशियाँ हैं ना, ये जितनी भी 12 राशियाँ है ना, आपको किसी भी कुंडली में 12 के 12 राशि मिलेंगी, 12 के 12 भाव मिलेंगे और 9 के 9 ग्रह मिलेंगे, है ना। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। ये जो 12 राशियाँ हैं, ये 12 राशियाँ आकाश में दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूमती हैं, है ना। घूमती हैं से मतलब ये हो गया कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि घूमते तो हम हैं, राशियाँ अपने आप में स्थिर रहती हैं, लेकिन क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है और मूवमेंट हो रहा है हमारा, है ना, तो हम स्वयं को स्थिर मानते हुए राशियों को मूवेबल मानेंगे और तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक सीधा सा सिद्धांत है। पहले एपिसोड नंबर 4 में बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा की थी इसके बारे में। तो अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो पहले वो भी देख लें आप, एपिसोड नंबर 4, है ना, जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे या इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इस राशि वाले चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है ना। तो
ये बेसिकली हम जब वृत्ताकार हमने एक सर्कल के रूप में पहले समझाया था, थोड़ा सा अब संशोधन, क्योंकि अब थोड़ा सा आप ऊपर आ चुके हैं उस स्तर से, तो एक ये बेसिकली दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है इनका, राशियों का, है ना, जिसमें कि ये भ्रमण करती हैं, घूमती हैं। इसको क्रांति वृत्त कहा जाता है ना, या दूसरी भाषा में अगर समझें तो सूर्य के भ्रमण मार्ग पे ये स्थित होती हैं। इनका जो प्लेसमेंट होता है ये सूर्य के भ्रमण मार्ग पर होता है, मतलब सूर्य जिस तरह से भ्रमण कर रहा होता है, या सूर्य नहीं, ये कह सकते हैं कि एक तरह से पृथ्वी जिस प्रकार से भ्रमण कर रही होती है ना, उसी तरह से सूर्य के भ्रमण का मार्ग पे ये स्थित होती है। क्लियर है? अब ये वलय का जो आकार है ना, ये प्रतिक्षण बदलता रहता है। ये जैसे कि 24 घंटे में ये 24 राशियां घूम जाती हैं। पहले भी आपको बताया था कि ये जो लग्न है ना, ये लग्न, ये प्रथम भाव लग्न कहलाता है। ये बेसिकली पूर्वी क्षितिज होता है। पूर्वी क्षितिज पर जो राशि आती है, जो राशि का मूवमेंट हो रहा होता है ना, वही हम लग्न मानते हैं उस व्यक्ति की, है ना। ये भी बहुत लंबी चर्चा हुई थी, तो इसको बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, एक अब विषय पर ही चलेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वलयाकार हमेशा हर 1.5 से 2 घंटे में बदलता रहता है, क्योंकि 24 घंटे में सारी की सारी राशियां इसमें मूव करती हैं। तो ये जो प्रथम भाव है ये पूर्वी क्षितिज है, और इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही हैं, इस तरह से, है ना। 24 घंटे में इसको ये पूरा एक राउंड पूरा करना है। तो आप ये मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि हर राशि इस पूर्वी क्षितिज पे दिन में या एक दिन में 24 घंटे में एक बार जरूर आएगी, मूव करेगी। क्लियर है ना। वही उस व्यक्ति की लग्न हो जाती है, ठीक है ना। इसको अगर वैसे लिटरेचर की भाषा में कहें तो ये उदय लग्न कही जाती है। उदित लग्न, लग्न कौन सी उदित हो रही है, एक भाषा होती है, या एक जनरल एस्ट्रोलॉजर्स में जब बातचीत होती है तो वो पूछते हैं कि कौन सी लग्न उदित हो रही थी उस समय, तो हम बताते हैं भाई तुला लग्न हो रही थी, या वृष लग्न हो रही थी, या मेष लग्न हो रही थी, है ना। जो भी उस समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही होगी। पूर्वी क्षितिज से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखे। पूर्वी क्षितिज का मतलब मॉर्निंग का समय नहीं है ना। पूर्वी क्षितिज का मतलब ये एक तरह से ये एक स्पॉट है, एक जैसे कि मान लीजिए कि जब आप कहीं मूव कर रहे होते हैं, किसी ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो स्टेशन पड़ते हैं अलग अलग नाम के, तो उसी तरह से ये एक स्टेशन है इनके मार्ग में आने वाला, जिसको कि हम लग्न कहते हैं। तो जहाँ जो भी राशि इस स्पॉट पर आएगी, इस स्थान पर आएगी, तो वही उस व्यक्ति की लग्न हो जाती है। क्लियर है ना। अच्छा, होता क्या है कि जैसे ही जब ये लग्न यहाँ पर आई, है ना, तो ये भाव तो स्थिर ही रहेगा, क्योंकि ये तो प्रथम भाव ही रहेगा, लग्न ही रहेगी, बाद बाकी सारे भाव एज इट इज़ रहेंगे, है ना। राशि चेंज हो सकती है। अब कौन सी राशि इस स्थान पर आई, मीन आई, मकर आई, कर्क आई, तुला आई, मेष आई, जो भी राशि इस स्थान पर आई, तो उस समय जब हम पूरी कुंडली की बात करेंगे तो कोई ना कोई ग्रह भी हो रहा होगा इधर, है ना। तो कोई ना कोई ग्रह भी तो मूव कर ही रहा होगा ना, इधर होगा, इधर होगा, किसी न किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह होगा। 9 के 9 ग्रह इन 12 भाव में से कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे। तो जब ये इस यहाँ पर आती है तो इसके सापेक्ष, इस लग्न के सापेक्ष 9 ग्रहों का जो इस पर लग्न पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर समझें इस चीज़ को
कि लग्न पर जब सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये लग्न जो है वो या तो बहुत पॉजिटिव कंटेंट्स को एब्जॉर्व करेगा या नेगेटिव कंटेंट्स को और एब्जॉर्व करेगा ग्रहों के, है ना। तो उसी के आधार पर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। तो अब होता क्या है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या कहें कि जो योग्य लोग हैं वो आपकी पर्सनैलिटी देख के आपके लग्न का निर्धारण भी कर दिया करते हैं, है ना। ये भी बड़ी कॉमन सी बात है। इस तरह से जो देखिए कौन कर सकता है, वो कर सकता है कि जिसने कि बेसिक पढ़े हों। आजकल हम ये देखते हैं कि जब थोड़ी सी एक है ना कि जल्दी पहुंचने की रेस में, है ना, जल्दी सफल होने की रेस लगी हुई है, जिसमें कि व्यक्ति थोड़ा सा सीखने के बाद अपने आप में बड़ा योग्य महसूस करने लगता है ना, और वो उस योग्यता की गद्दी पर जाकर बैठ जाता है, उस योग्य व्यक्ति की गद्दी पे जाके बैठ जाता है, उस स्थान पर जाके बैठ जाता है जहाँ पर कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर, आज भी मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर बिना बेसिक के, अभी बेसिक बहुत सारे ऐसे आने हैं जो कि आप मतलब नए एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी वो एक तरह से रिसाइकलिंग का काम करेंगे या उनके लिए बिल्कुल नए होंगे, है ना। तो जिसने भी बेसिक पढ़े हैं, देखिए मेष वृष मिथुन कर्क राशि ये होती है, और थोड़ा सा इनके स्वभाव के बारे में जान के और प्रेडिक्शन करना एक अलग बात है, लेकिन राशियों का ज्ञान तो वास्तव में उसको है जो आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति की आप पर्सनैलिटी बता देते हैं, पर्सनैलिटी देख के उसकी लग्न निर्धारित कर देते हैं या लग्न बता देते हैं कि भाई इसकी लग्न ये होगी, है ना। तो जो भी ग्रहों के प्रभाव होते हैं, एक तो हम पर्सनैलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, एक तो लग्न से कर देते हैं कि इसकी मेष लग्न है तो इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। एक दूसरा क्या होता है कि ग्रहों की प्लेसमेंट भी निर्धारित कर लिया करते हैं कि भाई इसका ये वाला ग्रह जो है ये लग्न है और इसका सूर्य 10th हाउस में बैठा होगा, या फिर इसका जो चंद्रमा है वो लग्न में बैठा है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी निर्धारित कर देते हैं, क्योंकि जो इनकी इस लग्न पर सभी ग्रहों का 9 के 9 ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है ना। उसी के आधार पे ये इसकी पर्सनैलिटी डिसाइड हो जाती है, इसका रूप रंग, इसकी व्यक्ति की आकृति, है ना, तो स्वभाव, इन सब का निर्धारण हो जाता है। चलिए, तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाके केवल हम बात करेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर जो चल रहा है वो राशियों का चल रहा है, तो राशियों की ही बात करेंगे, थोड़ा सा भटकेंगे नहीं। चलिए, अभी केवल हम बात करेंगे राशियों से क्या पता चल सकता है। देखिए, कुंडली में अगर केवल राशियों की बात करें, है ना, केवल राशि की, राशि का मतलब लग्न में कौन सी राशि है, प्रथम भाव में कौन सी राशि है ना, इसको देखकर, इस राशि को देखकर क्या बताया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति का रंग बताया जा सकता है ना, उसका रूप, फीचर्स बताए जा सकते हैं, उसका शारीरिक गठन बताया जा सकता है, पतला होगा, मोटा होगा, किस तरह का होगा, है ना, उसका आचरण बताया जा सकता है, आचरण कैसा होगा, उसका स्वभाव बताया जा सकता है ना, कुछ हद तक उसके स्वास्थ्य की स्थिति भी बताई जा सकती है, उसकी आदतें बताई जा सकती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो है ना, ये सारी चीज़ें इससे बताई जा सकती हैं। अभी हम एक एक करके हर राशि की चर्चा करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बताया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय जान लेते हैं राशियों के बारे में। पहली तो आप ये समझिए कि राशियाँ जो हमने बताया ना, राशि होती क्या है, जो हमारा जो भचक्र होता है ना, जो गैलेक्सी होती है, पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी किसी एपिसोड में,
जो हमारी गैलेक्सी होती है ना, उसमें एक तारों का समूह होता है जिसको कि हम राशि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे नक्षत्र होते हैं ना, नक्षत्र भी एक तारों का समूह होता है, उसमें 27 नक्षत्र होते हैं, है ना। ऐसे ही इसमें अगर ये बात करें तो ये राशियां भी भचक्र में तारों के समूह के रूप में होती हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो अगर आप एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें, बड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो आप खुले आसमान में अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप राशियों का, नक्षत्रों का अंदाज़ा लगा सकते हैं आसमान में देख के कि ये उस तरफ ये वाली राशि है या इस तरफ ये वाली राशि है। ठीक है ना। तो या नक्षत्र का भी पता चलता है ना। तो इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की, एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है। चलिए एक तो थोड़ा सा एक तो हम पहले स्वरूप जान लेते हैं, है ना, क्योंकि एक एक करके सब राशियों को लेंगे तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा स्वरूप के बारे में जान लें इसके। देखिए, अगर इसकी बात करें जो इनकी आकृति है, तो 12 राशियां हैं। इसमें से मेष, वृष, देखिए मेष, वृष, कर्क और सिंह। मेष, वृष, कर्क और सिंह, 4 तो ये हो गई, है ना। और वृश्चिक, कुंभ, वृश्चिक और कुंभ, है ना। ये जो राशियां हैं ना, ये राशियां अपनी आकृति के अनुसार, अपनी जो लिटरेचर में आकृति दी हुई है ना, उसी के अनुसार ये आकाश में आपको आकार के रूप में दिखाई दे जाती हैं। ठीक है। जैसे मेष जो राशि होती है, प्रथम राशि जो होती है मेष राशि, जिसका कि नंबर 1 होता है ना। ये राशि जो होती है ये मेढ़े के रूप में होती है। मेढ़ा एक जानवर होता है, तो मेढ़े के समान दिखाई देती है ना। तो कभी कभी आप अगर पिक्चर पोस्टर्स देखेंगे तो उसमें ये स्पष्ट एक मेढ़े का आकार आपको दिखाई देगा, है ना। वृष राशि, वृष राशि बैल के समान होती है, बैल का रूप में होती है। ठीक है। कर्क राशि केकड़े के रूप में होती है। ठीक है। और सिंह राशि शेर का आकृति लिए हुई होती है। ठीक है ना। सॉरी, देखिए कर्क राशि, कर्क राशि जो होती है ये केकड़े के समान होती है। ठीक है। सिंह राशि, सिंह राशि जो होती है वो शेर की तरह होती है, शेर की तरह दिखाई देती है। ठीक है। जब आप भचक्र में देखेंगे तो ये राशि आपको शेर की तरह दिखाई देगी, लाइन। और वृश्चिक, वृश्चिक राशि कैसी दिखती है? वृश्चिक राशि दिखती है बिच्छू की तरह, स्कॉर्पियो, बिच्छू की तरह दिखाई देती है ये। ठीक है। एक तो ये राशियां हो गई। इसके अलावा बाकी के जो स्वरूप हैं या फिर लिटरेचर में बताए गए हैं ना, वो थोड़ा सा अलग हैं। वो आपको मेल नहीं खाएंगे जब आप देखेंगे तो, है ना। तो एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मिथुन, मिथुन वाली जो है, इसमें अगर आप उसमें लिटरेचर में जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक स्त्री होती है जिसमें कि हाथ में एक वीणा होती है। ठीक है। तो और इसी के साथ में एक पुरुष होता है जिसके के हाथ में गदा होती है ना। तो मिथुन का मतलब एक कपल होता है, स्त्री और पुरुष का। स्त्री के हाथ में वीणा होती है और पुरुष के हाथ में होती है गदा, वीणा और गदा, है ना। इसी तरह से कुंभ राशि, जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि ये वाली, है ना।
11 नंबर का मतलब कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो होती है वो खाली मटका होता है उसमें, है ना, खाली मटका एक पुरुष अपने कंधों पे लिए हुए होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की आकृति बताई गई है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि कभी अगर आप किसी राशि को देखें ना तो उसको डायग्नोस कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, उसको पहचान पाएँ, ठीक है ना। और मीन राशि का दो मछलियां होती हैं जिसमें कि वो पूंछ और मुंह दोनों की तरफ से इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं जैसे कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में उनकी पूंछ होती है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। एक का मुंह दूसरे की पूंछ और एक का पूंछ और दूसरे का मुंह, इस तरह से जुड़ी होती हैं आपस में, ठीक है। ये हो गई। अब धनु राशि कैसी होगी? धनु राशि को जब देखते हैं ना तो वो एक दो हिस्सों में एक पुरुष होता है ना। एक हाथ में धनुष होता है उसके, और पिछला हिस्सा जो होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है कमर से नीचे का, उसमें घोड़ा होता है, घोड़े के समान होता है वो नीचे का हिस्सा। ऊपर के हिस्से में एक पुरुष होता है जो धनुष या तीर कमान लिए हुए धनुर्धारी, एक तरह से धनुर्धारी पुरुष होता है, ठीक है। अब मकर का राशि का मतलब 10 नंबर। मकर राशि हिरण के मुख की तरह होती है, ठीक है, हिरण के मुख की तरह होती है मकर राशि। तुला रह गई ना। तुला राशि को जब आप देखते हैं ना तो तुला राशि तो एक तराजू की तरह होती है ना। लेकिन आपको वास्तव में ये प्रत्यक्ष अगर देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देंगी, लेकिन स्वरूप बताए गए हैं इसके, है ना। और हो ही गई, सभी राशियाँ हो गई है ना। कभी कभी इसमें तुला राशि में ऐसा भी वो इसका स्वरूप बताया गया है कि एक स्त्री हाथ में तराजू लिए हुए, है ना, या एक लड़की तराजू को उठाए हुए सी प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो ये सारी, इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे जब हम मतलब बेसिक्स की चर्चा करेंगे राशियों के चैप्टर के बाद, है ना, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत चैप्टर है राशियों का, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं कि राशियों की दिशा क्या होती है, इसके उदित कैसे होती हैं ये, है ना। और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें राशियों से रिलेटेड। तो धीरे धीरे इसको सीखेंगे, पहले हम इसको बेसिक्स थोड़ा सा जान लें। चलिए, एक ये हो गया। चलिए, अब क्या है कि एक अभी इनिशियल लेवल पे आपको जानना ज़रूरी है इन राशियों के स्वामी ग्रह कौन से होते हैं। देखिए, हर राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है। स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, एक किसी ना किसी ग्रह की इन राशियों पे लॉर्डशिप होती है ना। तो कौन सी राशि पे कौन से ग्रह की लॉर्डशिप है, ठीक है ना। तो इससे हम थोड़ा सा इसको एक पहले हम टेक्निकली समझते हैं। टेक्निकली से मतलब ये हो गया, देखिए दो राशियां हैं। पहली बात तो एक तो कर्क राशि हो गई और एक सिंह राशि हो गई। ये दो राशियां ऐसी होती हैं जिनके की स्वामी ग्रह जो होते हैं, है ना, इनकी लॉर्डशिप जो होती है, इनके मालिक जो होते हैं, है ना। हर राशि का कोई ना कोई मालिक होता है, और कौन मालिक होता है? वो कोई ग्रह होता है। क्लियर है? अब एक तो कर्क राशि हो गई और एक सिंह राशि हो गई। ये दो राशियां ऐसी हैं जिनके केवल और केवल सूर्य और चंद्रमा, ऐसे समझिए, सूर्य और चंद्रमा केवल दो ही ग्रह ऐसे हैं जो एक एक राशि के स्वामी हैं, ठीक है ना। केवल दो ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि के स्वामी हैं। बाकी जितनी भी राशियां हैं सबके दो ग्रह स्वामी हैं। अब देखिए 7 ग्रह हैं,
ग्रह की बात कर रहे हैं हम, 6 ग्रह राहु केतु को छोड़ के। 7 ग्रह हैं, 7 में से 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा हमने निकाल दिए, तो बचे 5। 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हो गए, तो 10 राशि ये हो गई, ठीक है। और एक ग्रह इनका हो गया तो 12 राशियां हो गई, ठीक है ना। चंद्रमा का कर्क राशि का स्वामी तो चंद्रमा होता है, ठीक है। कर्क राशि जो होती है 4 नंबर होती है कर्क राशि, और इसका स्वामी होता है चंद्रमा। और 5 नंबर होती है सिंह राशि, इसका स्वामी होता है सूर्य। 2 तो ये हो गए, ठीक है। अब बची 10 राशियां। कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा और सिंह राशि का हो गया सूर्य। अब बची 10 राशियां। 10 में से कर्क से पीछे की तरफ जाएंगे और सिंह से आगे की तरफ जाएंगे, तो आपको एक एक राशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे थोड़ा सा बड़ी टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। कर्क से हम पीछे की तरफ जाएंगे यूं करके, ओके, और सिंह से हम यहाँ इस तरह से जाएंगे। तो कर्क राशि से हम पीछे गए तो मिथुन राशि, और सिंह राशि से आगे गए तो कन्या राशि। इन दोनों का स्वामी है बुध, ठीक है। इन दोनों राशियों का बादी मिथुन का और कन्या का, ठीक है। अब नंबर जैसे काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 12 काउंटिंग कर ली, तो हम नंबर्स के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो 4 नंबर से पहले 3 नंबर आया, 5 नंबर के बाद 6 नंबर आया, तो दोनों का स्वामी, तीसरी मिथुन और छठी कन्या, दोनों का राशि हो गया बुध। क्यों हो गया? देखिए पहले भी हमने अभी कहानी सुनी थी, वैसे तो वो कहानी एक अलग हो गया, उसका किसी से मतलब एक याद करने के लिए, पर्सनैलिटी के लिए तो ठीक है। एपिसोड नंबर 3 याद कीजिएगा, है ना। उसमें हमने बताया था कि सूर्य का पुत्र है बुध, है ना। सूर्य और चंद्रमा का पुत्र है ना बुध, उस कहानी के अकॉर्डिंग केवल। वैसे अभी वास्तविकता में देखेंगे ना तो सारी चीज़ पलट जाएंगी, लेकिन अभी शुरुआत में आपको इसलिए वो कहानी बताई गई जिससे कि आप इतना याद कर लें, है ना। तो चीज़ें अभी सिद्धांत आपस में टकराएंगी, वो सिद्धांत नहीं है ना, वो तो एक मानसिक कल्पना है हमारी, ठीक है ना। तो जैसे उसी हिसाब से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा का पुत्र था बुध, तो अपने पुत्र को माता पिता सबसे नज़दीक रखते हैं ना, तो सबसे पहले अगर चंद्रमा से पीछे जाएंगे तो बुध मिलेगा, और इसके आगे जाएंगे सूर्य के आगे जाएंगे तो भी बुध मिलेगा। तो ये 2 का आधिपत्य किस पे हो गया? बुध पे। इनका स्वामी हो गया बुध, इसका चंद्रमा, इसका सूर्य। कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, मिथुन का बुध और कन्या का बुध, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ठीक है। बुध ये हो गया। बुध पहले तो सबसे पहले तो एक बच्चा अपने माता पिता के बहुत नज़दीक होता है, उसके बाद सौतेली माँ समझ लीजिए, जैसे शुक्र। वृष राशि और तुला राशि, इन दोनों के स्वामी कौन हो गए? शुक्र। बुध के बाद शुक्र, ठीक है। शुक्र हो गया। अब वृष राशि का स्वामी भी शुक्र हो गया, तुला राशि का स्वामी भी शुक्र हो गया। अब इसकी जो रानी है, सुंदर है और वैभवशाली है, हीरे जड़ित आभूषणों से युक्त है, उसकी रक्षा कौन करेगा? सेनापति। तो मंगल और मंगल, मेष राशि और वृश्चिक राशि, दोनों का स्वामी कौन हो गया? मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो गया, ठीक है ना। ये याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगी इनकी।
तो अभी इस तरह से याद कर लीजिएगा और फिर बाकी तो फिर आप जब दिमाग में सेट हो जाएंगी तो आवश्यकता नहीं है, फिर तो अपने आप कंठस्थ हो जाएंगी, फिर तो सामने आते ही आप समझ जाएंगे कि मेष का मतलब मंगल की बात हो रही है ना। तो ये सेनापति कौन? मंगल, है ना। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, इसके पीछे गए तो मीन राशि और इसके आगे गए तो धनु राशि। धनु राशि और मीन राशि दोनों किसकी राशि हैं? गुरु की राशि, क्योंकि सेनापति को आदेश के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होगी, है ना। सेनापति पे ताकत तो होती है, पुरुषार्थ तो होता है, लेकिन गाइडेंस चाहिए होता है। तो गाइडेंस किसका मिलेगा? गुरु का मिलेगा, ठीक है ना। धनु राशि और मीन राशि इन दोनों पे आधिपत्य है किसका? गुरु का। धनु राशि और मीन राशि, धनु और मीन राशि गुरु हैं बहुत बुजुर्ग, उनकी सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए ना। कौन चाहिए? शनि, नौकर, ठीक है ना। कुंभ राशि और मकर राशि, इसका स्वामी शनि हो गया, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं इतने पे। मेष राशि मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि। शनि, गुरु। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, जो नए हैं उनको समझ में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये आपको बड़ा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी गुरु, मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि और मीन राशि का स्वामी गुरु, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी इस स्टाइल में ट्रिकी टाइप की स्टाइल है, तो इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा और फिर धीरे धीरे आप इसको कंठस्थ करते चले जाइएगा, ठीक है ना। ये हो गया। तो आपने इसकी स्थिति समझ ली, क्यों आवश्यक है इसको जानना, ये समझ लेते हैं। और फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके बात करेंगे सभी राशियों की। तो सब राशियों को बात करके फिर हम एक बार मतलब बेसिक्स थोड़े से पता करेंगे, लेकिन सिद्धांत कुछ एपिसोड्स के बाद शुरू होंगे, क्योंकि अभी सिद्धांत वाली स्थिति आपकी अभी नहीं है। तो थोड़ा सा इसकी बेसिक्स जानने के बाद फिर सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इस क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे मेष राशि के ऊपर, ठीक है। नमस्कार।